विशाल संख्या में पधारे हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों और विशेष रूप से महाराष्ट्रहून आलेले सगळ्यांना माझे नमस्कार. बोले सो निहाल, बोले सो निहाल. शहीदों, शहीदों, शहीदों. आज मेरे लिए बड़ी प्रेरक घड़ी है. एक नई प्रेरणा जिनका नाम कानों पर पड़ते ही देश के हर नागरिक को मिलती है. ऐसे सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी की माता जी जिस धरती पर एक वीर माता के साथ भारत मां के प्यारे लाडले 4 वीरों की समाधि को नमन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ. ये पंजाब की धरती की विशेषता है. इस धरती ने आजादी के जंग में सबसे ज्यादा बलिदान दिए. देश की रक्षा के लिए सीमा पर मोर्चा संभालते हुए अनेक वीर जवानों ने शहादत दी और देश को आगे बढ़ाने के लिए यहां के किसानों ने अपना पसीना बहा करके देश के अन्न के भंडार भर दिए. ये ऐसी धरती है जिसने आजादी के पहले भी यहां के लोग देश के लिए जिए और आजादी के बाद भी यहां के लोग देश के लिए जी रहे हैं. मैं इस धरती को, यहां के सभी वीरों को, यहां के सभी वीर माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं. अंग्रेजों ने उनको भगत सिंह का भय कितना रहता था. तय तो ये हुआ था कि 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी देनी थी, लेकिन घबराई हुई अंग्रेज सल्तनत ने एक दिन पहले ही सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, सारी परंपराओं को तोड़ करके चोरी छिपी से सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी. और इतना ही नहीं, वो शरीर उनके परिवारजनों को देने के बजाय लाहौर जेल से लाकर के यहां पर कोई भी सम्मान के बिना मिट्टी के तेल में और अगल बगल से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर करके उनको शरीर को जला देने का पाप उस सल्तनत ने किया था. यही धरती है जहां पर उनका शरीर विलीन हो गया. मैं आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन वीरों की उस महान परंपरा को प्रणाम करने आया हूं. भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है
तो नाम है सरदार भगत सिंह। उस नाम में वो ताकत है जो आज भी देश के नौजवानों को देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देता है। ऐसे महापुरुषों ने बलिदान दिया, तब जाकर के देश आजाद हुआ है। उनको सपनों को पूरा करना और उन सपनों को पूरा करने के लिए जैसा भारत उन्होंने चाहा था, वैसा भारत बनाने के लिए हम जितना करें उतना कम है। हमारा गांव आबाद हो, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान को रोजगार हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव गरीब, शहर के मजदूर, उनके जीवन में बदलाव आए। जब तक हम देश में ये बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि अधूरी रह जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा सपना भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस भारत मां को सुजलाम सुफलाम बनाएं। ये भारत मां, यहां के नौजवान अपनी आशा आकांक्षा के अनुकूल जीवन में नई ऊंचाइयों को पार कर सके, हर एक को अवसर मिले विकास के, ऐसे देश की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास, ये हम सबका दायित्व बनता है। और तब जाकर के इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमने एक सपना देखा है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश में 75 साल एक अमृत पर्व होता है। इस अमृत पर्व का विशेष महत्व होता है। क्या हम 2022 में जब अमृत पर्व मनाएं, तब इस देश में कोई भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। भाइयों बहनों, आज भगत सिंह जी की समाधि पर मैं आया हूं, उस महापुरुषों के बलिदान को याद करता हूं और मन करता है कि हम जी जान से जुड़ जाएं और देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जब आजादी का अमृत पर्व मनाए तब उनका अपना घर मिल जाए। 2019 महात्मा गांधी के 150 साल होंगे। महात्मा गांधी के 150 साल कैसे मनाए? क्या हमारे देश के महापुरुषों को हम स्वच्छ भारत नजराने के रूप में नहीं दे सकते? क्या यह भारत के 125 करोड़ नागरिकों की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारी भारत माता, जिसके लिए इतने लोगों ने बलिदान दिए, वो भारत माता हम स्वच्छ तो रखें, साफ सुथरी रखें, इस दायित्व को हम निभाएं और स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी के 150 हो तब तक हम पूरा करें। हर गांव, हर गली, हर परिवार, हर कोई अपने दायित्व को निभाएं। और आज 23 मार्च राम मनोहर लोहिया जी का भी जन्म जयंती का अवसर है। और राम मनोहर लोहिया जी एक ऐसे राजपुरुष थे, जब वो राजनीतिक आंदोलन चलाते थे तो अपनी विचारधारा के साथ साथ एक बात का ख्याल रखते थे और वे स्वच्छता का आंदोलन अपनी जवानी में चलाया करते थे। राम मनोहर लोहिया स्वच्छता का आंदोलन लगातार चलाया करते थे। आज उनकी भी जन्म जयंती है, भगत सिंह की शहादत का पर्व है और भारत माता के लिए जीने वाले इन लोगों को जब याद करते हैं तब हमारी भारत माता स्वच्छ हो, विकास की नई ऊंचाइयों पर पार करने वाला हर नागरिक को अवसर हो, इस दिशा में हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, पंजाब ने देश को
भूख से बचाया है। देश को अन्न देने का पुण्य का काम पंजाब के किसान ने कहा किया है। लेकिन आज पंजाब में पानी जमीन में गहरा होता जा रहा है, डेंजर रेखा से भी नीचे चला गया है। पानी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। पानी को बचाए बिना हम न खेती बचा सकते हैं, न जीवन बचा सकते हैं। और इसलिए मैं पंजाब के किसान भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि हम फसल पैदा करें, आधुनिक विज्ञान का उपयोग करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, टपक सिंचाई हो, स्प्रिंकलर हो, बहुत सारी चीजें आज विज्ञान ने स्वीकार की है। कभी कभी हम जब तक हमारा किसान खेत लबालब पानी से भरा हुआ न हो तब तक उसके आंखों को चैन नहीं पड़ते। जमीन को भी बीमारियां होती हैं, जमीन में भी कमियां होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है और उसके कारण हम जमीन का किस काम के लिए उपयोग करना चाहिए नहीं कर पाते। इस बात को समझाने के लिए गांव-गांव किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की सरकार ने योजना बनाई है। आपकी जमीन कैसी है, आपकी जमीन की तबीयत कैसी है, आपकी जमीन में कौन सी कमियां हैं, आपकी जमीन में कौन सी फसल ज्यादा अच्छी हो सकती है, आपको अगर दवाई डालनी है तो कौन सी दवाई की जरूरत है, आपको अगर फर्टिलाइजर डालना है तो कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितना डालना है, ये सारी बातें सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलती है। और सॉइल हेल्थ कार्ड से अगर योजना करके किसान काम करता है, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे किसान भाइयों बहनों, छोटे किसान को भी साल का 40-50 हजार रुपया जो ज्ञान के अभाव में फालतू में खर्चा होता है वो बच जाएगा। मेरे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा और इसलिए एक बहुत बड़ा काम पूरे देश में हमने चलाया है सॉइल हेल्थ कार्ड का। और मुझे विश्वास है कि हमारे पंजाब के किसान भी इस बात की चिंता करेंगे। मेरे किसान भाइयों बहनों, एक तो पिछले साल बारिश कम हुई, हिंदुस्तान के कई राज्यों में कम बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ, कहीं पर सूखा पड़ गया और ऊपर से अभी अभी ओले गिरे। मैं जानता हूं किसानों पर कितनी बड़ी आपत्ति आई है। मैंने भारत सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को आदेश किए हैं, सर्वे का काम शुरू हुआ है। राज्य सरकार, भारत सरकार मिलकर के आपके इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। आपको जो नुकसान हुआ है, हमारा किसान टिक सके, जितनी भी मदद सरकार कर सकती है उसमें सरकार किसी भी हालत में पीछे नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आज जब मैं सरदार भगत सिंह जी की शहादत के इस पावन पर्व पर इस पवित्र धरती पर आया हूं, तब मैं सरकार ने बजट में घोषणा की है, क्योंकि पंजाब और किसान उसका अटूट नाता है, पंजाब और जवान उसका अटूट नाता है। और इसलिए अमृतसर में किसानों के लिए उपयोगी हो ऐसी इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका आरंभ किया जाएगा। और आज मैं जब यहां आया हूं तब इस नई इंस्टीट्यूट, उसको हम सरदार भगत सिंह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इस रूप में निर्माण करेंगे, ताकि किसान पंजाब की जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को उसके कारण अनेक गुना लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, भारत सरकार की ये सोच है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे राज्य मजबूत नहीं होंगे तो देश मजबूत नहीं हो सकता। अगर राज्य आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमारी नई सरकार की हर योजना,
राज्यों को मजबूत बनाने की है। अभी इस बार 14th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर अकेले पंजाब को कितना बड़ा लाभ होने वाला है। पंजाब इस रुपयों का सही उपयोग करके कितना आगे बढ़ सकता है, इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। और मुझे विश्वास है कि बादल साहब के नेतृत्व में प्रगतिशील निर्णयों के द्वारा पंजाब के जीवन को बदलने में ये रकम बहुत काम आने वाली है। पहले पिछले पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की तरफ से पंचवर्षीय योजना के तहत पंजाब को 20,000 करोड़ रुपया मिला था। भाइयों बहनों, आने वाले 5 साल के लिए ये रकम बढ़ा करके 54,000 करोड़ रुपया कर दी जाएगी, डबल से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए भारत सरकार पहले 4,000 करोड़ रुपया दिया था। इस बार हमने वो रकम बढ़ा करके 6,000 करोड़ रुपया कर दी है, जिसके कारण गांव के व्यक्ति को भी इसका फायदा पहुंचाने में काम आ जाएगी। इस बार भी पहले की तुलना में करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया ज्यादा, अतिरिक्त 4,000 करोड़ रुपया पंजाब के विकास के लिए भारत सरकार की तिजोरी से आने वाला है। स्थिति ऐसी हो गई है, एक जमाना था कि दिल्ली के खजाने में देश की सभी तिजोरियों का करीब 60-65% पैसा रहता था। राज्यों के पास 35-40% रहता था। हमारे आने के बाद चित्र हमने बदल दिया है। अब राज्यों के पास करीब करीब 60-62% राशि रहेगी और केंद्र के पास सिर्फ 38% राशि रहेगी और राज्य मजबूत होंगे, राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यहां पर रास्ते बनाने के लिए भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, रेल को बढ़ाने के लिए आज मेरे लिए खुशी की बात है कि अमृतसर से आनंदपुर साहब रेलवे की योजना का साकार रूप हमारे सामने खड़ा हुआ है। गर्व की बात है। आनंदपुर साहब यात्रियों के लिए एक मुख्य धाम है और किसी को भी हिमाचल में भी कहीं जाना है तो आनंदपुर साहब से ही जाते हैं। चिंतपूर्णी जाना है, ज्वालाजी जाना है तो वहीं से जाते हैं। इस पूरे इलाके को इसका लाभ मिलने वाला है। एक प्रकार से विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में हम लगातार प्रयत्नरत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे पंजाब के किसान भाइयों बहनों, आपने कभी सोचा था कि किसान 60 साल के बाद उसको कभी पेंशन मिल सकता है? सरकारी मुलाजिम को तो पेंशन मिल जाता है, किसान को पेंशन मिल सकता है क्या? 60 साल के बाद हर महीना उसको चेक मिल सकता है क्या? मेरे किसान भाइयों बहनों, इस बार भारतीय सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर किसान को 60 साल के बाद अगर इस योजना के साथ वो जुड़ जाता है तो उसको हर महीना 5,000 रुपया पेंशन की राशि मिल सकती है। हमारे देश के किसान की तब बुढ़ापा भी सुख और शांति और गौरव से बीते, उस दिशा में काम करने का एक अहम कदम इस बार हमने बजट में उठाया है। भाइयों बहनों, इन दिनों किसान को गुमराह करने के लिए भांति भांति के प्रयास हो रहे हैं। कल मैंने रेडियो पर मेरी मन की बात में किसानों ने जितने सवाल पूछे थे, सारे सवालों के मेरे जवाब दिए हैं और मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूं, अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो किसान के रक्षा करनी होगी, गांव का भला करना होगा, लेकिन साथ साथ किसान के बेटों के लिए भी चिंता करनी पड़ेगी। किसान के बेटे को रोजगार चाहिए। आज सेना में जितने जवान हैं वो कौन है? 80% से ज्यादा जवान किसान मां बाप के बेटे हैं। किसान अपने बेटे को सेना में भर्ती करता, युद्ध के लिए भेजता है। उसे मालूम है
अगर परिवार में 3 बच्चे हैं तो तीनों का जीवन आज खेती से गुजरता नहीं है। हर किसान को पूछो कि भाई आपके 3 बेटे हैं, क्या चाहते हो? हर किसान कहता है एक बेटा तो खेती करेगा, लेकिन 2 को तो कहीं भेजना चाहता हूं, नौकरी कर ले, रोजी रोटी कमा ले, पढ़ लिख करके अपना कारोबार चला ले। हर किसान की चिंता है, अगर विकास नहीं होगा तो किसान के बच्चों का क्या होगा? क्या मेरे किसान के बच्चे दिल्ली और मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होने चाहिए? किसान के बच्चों को भी रोजगार चाहिए, किसान के बेटों का भी भला होना चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसान का तो भला चाहती है, गांव का भी भला चाहती है, गांव का भी भला चाहती है, किसान के बच्चों का भी भला चाहती है। और इसलिए एक लंबी सोच के साथ देश के विकास की ओर आगे बढ़ने की दिशा में हमने प्रयास किया है। आज वीर सरदार भगत सिंह जी के आशीर्वाद मिले, सुखदेव राजगुरु के आशीर्वाद मिले, भगत सिंह जी की माता जी के आशीर्वाद मिले, हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे और नई ऊंचाइयों को पार करते करते हम आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारे देश को भ्रष्टाचार ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसा कैसा भ्रष्टाचार हुआ है मैं आपको बताना चाहता। कोयला, जब मैं चुनाव में यहां इस इलाके में आया था, मैं कोयले की चोरी की बात कर रहा था, तो हमारे पुराने जो लोग सरकार में बैठे थे वो बड़े गुस्सा हो जाते थे। सीएजी ने कहा था 1,74,000 करोड़ रुपया अकेले कोयले में घोटाला हुआ है। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि लोगों के गले नहीं उतरता था। लोगों को यह तो लगता था यार भ्रष्टाचार तो किया होगा, इनकी आदत है, लेकिन इतना नहीं हो सकता, ऐसा लोग मानते थे। फिर भी लोगों का गुस्सा था। और कुछ लोग तो ऐसे थे, वो कहते थे जीरो थियरी, जीरो थियरी। 1 नया पैसे का घाटा नहीं हुआ, 1 नया पैसे का घोटाला नहीं हुआ, ऐसा कहते थे। भाइयों बहनों, 204 कोयले की खदान भ्रष्टाचार के कारण गुस्से में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अब हमारे आते ही ये हुआ। पाप उन्होंने किया था, बिजली के कारखाने बंद हो जाए, ऐसी नौबत आ गई। कारखानों में कोयला नहीं जाएगा तो कारखाने बंद हो जाएंगे, स्थिति पैदा हो गई। लेकिन हमने ईमानदारी से, पारदर्शिता से नीतियों की योजना की और हमने तय किया हम सार्वजनिक रूप से ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे, और जो भी लेना चाहता है वो नीलामी में बोले पैसा, जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या हुआ? 204 में से अब तक सिर्फ 20 खदानों का नीलामी हुई है। अभी तो 180 खदानों की नीलामी बाकी है। 204 खदानों में 1,74,000 करोड़ घोटाले की बात हुई थी, लेकिन ये घोटाला तो उससे भी बड़ा निकला। 204 में से सिर्फ 20 की नीलामी हुई है। और आपको जानकर के आनंद होगा कि दिल्ली में आपने ईमानदार सरकार बिठाई है, उसका परिणाम ये आया है कि अब तक करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आना तय हो चुका है। 180 खदान बाकी है। सब खदाने जाएगी तो कितना बड़ा भंडार मिलेगा। ये रुपया किसके काम आएगा? गांव के काम आएगा, गरीब के काम आएगा, किसान के काम आएगा, देश विकास की नई ऊंचाइयों पर जाएगा। कोयला छोड़िए, इन्होंने कोई जगह पाप करने के लिए छोड़ी नहीं। भाइयों बहनों, ये भगत सिंह की आत्मा दुखी होती होगी इन लोगों के पाप के कारण। एलईडी बल्ब, बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब लगाने की बात है। आपको मालूम है 2014 में सरकार ने एलईडी बल्ब कितने रुपयों में खरीदे? करीब 300 रुपये में एक बल्ब खरीदा। हमने
उसमें गहराई से काम किया, डिपार्टमेंट को लगाया, व्यापक रूप से काम करना तय किया, कंपनियों को भी दबाया, कोई रुपया वैसा देने की बात बंद करो, गरीब का भला करो। और आपको जान करके खुशी होगी, जो एलईडी का बल्ब 1 साल पहले कुछ सरकारों ने 300 रुपये में खरीदा था, आज उसकी कीमत 80 रुपये में हमने ला करके रख दी। 80 रुपये एक बल्ब पे 200 सवा 200 रुपये चोरी होते थे। करोड़ों बल्ब जाएंगे तो कितने रुपये जाते होंगे। भाइयों बहनों, आपने हमें ईमानदारी के लिए बिठाया है, ईमानदारी से काम करने के लिए बिठाया है, और उसका परिणाम है कि आज 300 रुपये में बिकने वाला एलईडी का बल्ब, जो भ्रष्टाचार के कारण रुपये खाए जाते थे, हमने उसकी कीमत 80-85 रुपया ला करके रख दिए। सरकार 80-85 रुपये में खरीदेगी और एलईडी का बल्ब पहुंचेगा, और उसके कारण गरीब से गरीब के घर में बिजली की बचत होगी। किसी का 200 रुपया बचेगा, किसी का 400 रुपया बचेगा, गरीब का हमें आशीर्वाद मिलेगा। भाइयों बहनों, ईमानदारी, देशभक्ति, अगर काम करने का जज्बा लेकर के सिर्फ देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, इस संकल्प को लेकर के चलते हैं तो कितने उत्तम परिणाम आते हैं, ये आपके सामने मौजूद है। मैं फिर एक बार बादल साहब ने जितने विषय रखे हैं, उन सभी बातों पर भारत सरकार गंभीरता से सोचेगी। उनके साथ भी मैं विस्तार से बातें करूंगा, और भारत सरकार पंजाब के लिए जितना ज्यादा कर सकती है, करने में कभी पीछे नहीं रहेगी। मेरा तो पंजाब से अनेक रूप से नाता है। एक तो मैं यहां कई वर्षों तक रहा हूं। एक प्रकार से मेरी शिक्षा दीक्षा, राजनीतिक शिक्षा दीक्षा का अवसर मुझे बादल साहब की उंगली पकड़ करके सीखने का मुझे सौभाग्य मिला। ये मेरा सौभाग्य रहा। दूसरी बात, मेरा जन्म गुजरात में हुआ, और जो पहले पंच प्यारे थे, उन पहले पंच प्यारों में एक गुजरात का द्वारिका का था। और इसलिए मेरा तो आपके साथ खून का नाता है, खून का रिश्ता है, और इसलिए पंजाब के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, मुझे करने में खुशी होगी। ये कर्ज चुकाने का अवसर मुझे मिला है, मैं उसको चुका के रहूंगा। इसी एक बात के साथ फिर एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो। बहुत बहुत धन्यवाद।